राशि उपलब्ध होने पर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जा सकती है। किरण रिजिजू जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बार बार अनुरोध किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें, और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। श्री राम शिरोमणि वर्मा, प्रशांत पोडले, राम शिरोमणि मल्लू रवि। क्वेश्चन नंबर 2, श्री सुश्री कंगना रनौत, सुरेश कुमार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2। एक विवरण सभापति महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बड़ा विस्तृत उत्तर इस प्रश्न का दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए जो नवीन बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है, इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बजट आपने प्रस्तुत किया है इस देश को एक नई दिशा और दिशा देने वाला बजट है और देश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कॉरपोरेट कर की दरों में कमी से निजी क्षेत्र के निवेश में प्रभावी वृद्धि हुई है, और अगर ये वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, किस हद तक वृद्धि हुई है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, नए निवेश को आकर्षित करने के लिए और रोजगार के लिए अवसरों को उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई। इन टैक्स छूटों में देश की आर्थिक गतिविधियाँ और बढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो विनिर्माण क्षेत्र में कंपनियों की संख्या के निर्धारण पर 2022-23 में जहां 2838 से बढ़कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में 3644 हो गई है। साथ में स्टार्टअप की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और टैक्स पेयर की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और टैक्स कलेक्शन भी लगातार बढ़ रहा है। इन्हीं सब का परिणाम है कि 2014-15 में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, अब वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी है। ऑनरेबल मेंबर श्री एन.के. प्रेमचंदन जी, आप मुझसे कहते हो मुझे महत्वपूर्ण सवाल पूछना है, सीट पे नहीं बैठते हो, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। प्लीज श्री कीर्ति आजाद जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सच नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार ने खाने पीने पर 18% GST लगाई हुई है। यदि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कर दे, जो 2014 से पहले आधे करने की बात थी, और खाने पीने से GST हटा दे, तो क्या लोगों को इस जो महंगाई की भारी मार है उससे राहत नहीं मिलेगी? क्या मंत्री जी ये बताने का प्रयास करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने GST की बात किया और इसका निर्णय कहीं ना कहीं GST काउंसिल लेती है जो एक संवैधानिक संस्था है। और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ GST काउंसिल की बैठक में बंगाल के भी मंत्री उसमें रहती हैं और सबके सर्वसम्मति से निर्णय होता है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको
देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है, तो आप यही काम कीजिए। और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमती DK अरुणा। क्वेश्चन नंबर 3 गए उत्तर सबर के पटल पे रखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ऑनरेबल स्पीकर सर। As the House is aware, India's youth population reached about 420 million in 2024, comprising 29% of the total population, and I strongly believe these young individuals hold significant power to influence India's future. Now, my first supplementary question to the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, to the Chair: what are the steps being proposed by the government in consultation with the states, including Telangana, to achieve the ambitious goals of Viksit Bharat 2047, to make and ensure active participation and collective effort of every youth of the nation by utilizing their services in every field? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो चाहते हैं कि इस भारत को अगर विकसित बनाना है तो हमें युवाओं की भागीदारी भी हमें बढ़ानी है। और उसके चलते हुए हमारे मंत्रालय के माध्यम से कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसमें विकसित भारत एम्बेसडर प्रोग्राम हम हर राज्य में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चों को हम कॉलेज में जाके विकसित भारत के बारे में बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने भारत को विकसित बनाने के लिए क्या काम किए हैं और उनके विचारों के साथ हम इस देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही हर जिले में युवा नेहरू केंद्र संगठन के माध्यम से भी हम विविध प्रोग्राम चला रहे हैं कि जिसके माध्यम से हमारे वॉलेंटरी प्रोग्राम चल रहे हैं। और सबसे खास बात मैं बताना चाहूँगी कि माय भारत पोर्टल हमने लॉन्च किया है। उस पोर्टल में लगभग अभी तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उस पोर्टल के माध्यम से वॉलंटरी फॉर भारत लर्निंग प्रोग्राम, सीवी बिल्डर और पब्लिक प्रोफाइल भी हम कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चे अलग अलग सेक्टर में जाके वॉलंटरी काम कर सकते हैं। जैसे कि आज वो पुलिस, पोस्ट ऑफिस, हेल्थ सेक्टर में वॉलंटरी का काम कर रहे हैं कि वो वहाँ पे जाके सोशल वर्क के बारे में जान सके और इस नेशन बिल्ड के लिए उनका भी योगदान दे। उसी तरह आने वाले फ्यूचर में हम रोड सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी हम बच्चों से वॉलंटरी काम करा रहे हैं। और सबसे खास बात जो अभी इस 10, 11, 12 जनवरी को जो यूथ फेस्टिवल हुआ उसमें खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे दिन भर बच्चों के साथ थे और हमने यंग डायलॉग्स का भी एक प्रोग्राम चलाया कि जिसके माध्यम से लगभग पूरे देश से 30 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। मेरा यस। Honorable Speaker, sir. Now my second supplementary question to the Honorable Minister. What are the steps being proposed, taken and implemented under various schemes to streamline and transform the strength of India, Yuva Shakti, to make India a developed nation to become the #1 global leader in the world?